इस नए गहन विश्लेषण या कहें डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसी मशीन के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया को चला रही है। बिल्कुल, और हमारे स्रोत भी यही मानते हैं कि ये आज की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वर्क हॉर्स है। हाँ, तो एक भारी भरकम इंडस्ट्रियल मशीन की कल्पना करते हैं। एक ऐसी मशीन जो कारखाने के फर्श पर रखी है, जिसका वजन कई 100 किलो है और जिसके अंदर का लोहे का एक बड़ा सा हिस्सा 3000 आरपीएम की भयानक रफ्तार से घूम रहा है। यानी 1 सेकंड में 50 चक्कर। राइट, इतनी तेज रफ्तार। ये मशीन कन्वेयर बेल्ट चला रही है, भारी क्रेन उठा रही है, या शायद किसी इलेक्ट्रिक कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दे रही है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली बात है। वो क्या? अगर उस बेतहाशा स्पीड से घूमने वाले हिस्से को कोई ध्यान से देखे तो उससे बिजली का कोई भी तार नहीं जुड़ा है। मतलब कोई कनेक्शन नहीं, कोई प्लग नहीं। एकदम हवा में है ना? हाँ, बाहर से आ रही हाई वोल्टेज बिजली सिर्फ मशीन के बाहरी ढांचे तक जाती है और अंदर का वो भारी भरकम रोटर बिना छुए किसी अदृश्य जादू की तरह हवा में ही पूरी ताकत से घूमने लगता है। आज का हमारा मिशन इसी इंजीनियरिंग मास्टरपीस को डिकोड करना है, जिसे इंडक्शन मोटर या प्रेरण मोटर कहते हैं। और बिना छुए ताकत ट्रांसफर करने का ये कंसेप्ट सच में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन मैं समझाती हूँ कि इसकी बुनियाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बहुत ही ठोस नियमों पर टिकी है। तो ये जादू होता कैसे है? अगर हम इस मोटर को पुरानी डीसी मोटरों या दूसरे डिजाइनों के सामने रखकर देखें, तो जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका सिंगली एक्साइटेड होना। तकनीकी दुनिया में इस शब्द का एक बहुत ही गहरा अर्थ है। सिंगली एक्साइटेड, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साधारण मोटरों में चुंबक बनाने के लिए मशीन के रुके हुए हिस्से यानी स्टेटर और घूमने वाले हिस्से यानी रोटर दोनों को बाहर से बिजली देनी पड़ती है। अच्छा, दोनों को करंट चाहिए होता है। हाँ, लेकिन इंडक्शन मोटर में हम बाहर की 3 फेज सप्लाई सिर्फ और सिर्फ बाहर के स्थिर ढांचे को देते हैं। अंदर के रोटर को हम पूरी तरह से उसके हाल पर छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे चालू करने के लिए किसी बाहरी झटके या क्लच की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये अपने आप में पूरी तरह से सेल्फ स्टार्टिंग है। एकदम सही। ओके, तो लेट अस अनपैक दिस। अगर रोटर तक बिजली पहुंच ही नहीं रही है, कोई तार उसे छू नहीं रहा है, तो उसके अंदर ताकत कहाँ से आ रही है? मतलब बचपन में जब हम खिलौनों वाली मोटर तोड़ते थे तो उसमें कार्बन के छोटे छोटे ब्रश होते थे। हाँ, जो रगड़ खाकर करंट देते थे। राइट। क्या इसका मतलब ये है कि इस इंडक्शन मोटर में वो रगड़ खाने वाले ब्रश और कम्यूटेटर जैसी चीजें बिल्कुल नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इसमें ब्रश या कम्यूटेटर नहीं होते, इसलिए इसमें कोई भी ऐसा पुर्जा नहीं है जो लगातार रगड़ खाकर घिसे या जिसमें से चिंगारियां निकले। अरे वाह, मतलब मेंटेनेंस का झंझट ही खत्म। एग्जैक्टली। इसी एक डिजाइन चॉइस की वजह से इंडक्शन मोटरिंग कारखानों में धूल, मिट्टी और नमी के बीच दशकों तक बिना किसी खास रखरखाव के लगातार चलती रहती हैं। लेकिन इस विज्ञान को गहराई से समझने के लिए हमें मशीन के आवरण को खोलकर इसकी एनाटॉमी को देखना होगा। तो अगर हम इस लोहे के खोल को बीच से काटें तो अंदर क्या क्या पुर्जे दिखेंगे? अंदर 2 बहुत ही स्पष्ट हिस्से दिखेंगे। पहला बाहरी स्थिर हिस्सा जिसे स्टेटर कहते हैं, और दूसरा अंदर का घूमने वाला हिस्सा जिसे रोटर कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग छिपी है। वो कैसे? जो स्टेटर है वो कोई ठोस लोहे का पाइप नहीं होता। अच्छा, ठोस क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम इसे ठोस लोहे का बना दें तो जब इसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी गुजरेगा तो लोहे के अंदर बेवजह के छोटे छोटे करंट पैदा हो जाएंगे, जिन्हें एडी करंट कहते हैं। एडी करंट? हाँ, और ये एडी करंट मोटर को एक हीटर की तरह गर्म कर देंगे और सारी बिजली बर्बाद हो जाएगी। जैसे पानी की किसी तेज धार के किनारे पर छोटे छोटे भंवर बन जाते हैं जो पानी की असली ताकत को सोख लेते हैं। तो क्या एडी करंट भी बिजली के वैसे ही भंवर हैं? ये एकदम सटीक तुलना है। उन भंवरों को रोकने के लिए हम स्टेटर को एक ठोस ब्लॉक बनाने के बजाय सिलिकॉन स्टील की कागज जैसी पतली पतली शीटों या लैमिनेशंस को एक साथ चिपकाकर बनाते हैं। ओहो, मतलब बहुत सारी पतली परतों को मिलाकर? हाँ, और हर शीट के बीच में एक इंसुलेशन की परत होती है। ये परत करंट को अंदर भंवर बनाने से रोकती है। साथ ही स्टील में सिलिकॉन मिलाने से हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होता है। हिस्टेरेसिस लॉस? हाँ, यानी बार बार चुंबक बनने और सामान्य लोहा बनने की प्रक्रिया में जो ऊर्जा का घर्षण होता है वो खत्म हो जाता है। तो मतलब हमने गर्मी और ऊर्जा की बर्बादी को बाहरी ढांचे में ही रोक दिया। बहुत बढ़िया। अब
उस रोटर की बात करते हैं जो बिना तारों के अंदर बैठा है। मैंने सोर्स मटेरियल में देखा कि इसे स्क्विरल केज रोटर कहते हैं। क्या ये सच में किसी गिलहरी के पिंजरे जैसा होता है? बिल्कुल। अगर रोटर के अंबर से सारा लोहा पिघलाकर निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो हूबहू किसी छोटे जानवर के दौड़ने वाले पहिए या पिंजरे जैसा ही दिखेगा। इसमें वाइंडिंग के नाम पर कोई पतले तार नहीं होते। तार नहीं होते? तो फिर क्या होता है? इसके बजाय एल्यूमिनियम या तांबे की मोटी-मोटी छड़ें होती हैं, जिन्हें रोटर के खांचों में डाल दिया जाता है और दोनों सिरों पर इन सभी छड़ों को एक गोल एंड रिंग से वेल्ड करके शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। अच्छा, यानी एक बंद लूप बन गया जिसमें से करंट कहीं बाहर नहीं जा सकता। सही पकड़ा। लेकिन हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। इन छड़ों की डिजाइन पर मैंने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की है। इन एल्यूमिनियम की छड़ों को रोटर के अंदर एकदम सीधा नहीं रखा जाता। इन्हें जानबूझकर थोड़ा सा तिरछा या स्क्यूड कर दिया जाता है। हाँ, स्क्यूइंग बहुत जरूरी है। लेकिन किसी चीज को सीधा बनाने का बजाय तिरछा बनाने में क्या फायदा है? ये तो बनाने की प्रक्रिया को और भी मुश्किल कर देता होगा। बनाने में मुश्किल जरूर होती है, लेकिन मैं बताती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी समस्या को हल करता है, जिसे कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं। कॉगिंग ये कैसे होती है? जरा सोचिए, बाहर के स्टेटर में लोहे के खांचे हैं और अंदर रोटर में भी लोहे के खांचे हैं। अगर ये दोनों एकदम आमने सामने सीधे आ जाएं, तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण वे एक दूसरे से चिपक कर लॉक हो सकते हैं। मतलब आप स्विच ऑन करेंगे, मोटर भिन-भिनाती रहेगी लेकिन घूमेगी नहीं। बिल्कुल। क्योंकि चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल आमने सामने आकर एक दूसरे को जकड़ लेंगे, राइट? ठीक वही। छड़ों को हल्का सा तिरछा कर देने से रोटर का कोई भी एक खांचा स्टेटर के किसी एक खांचे के ठीक सामने पूरी लंबाई में नहीं आ पाता। इससे लॉकिंग टूट जाती है। क्या बात है, बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। और इसका एक और फायदा ये है कि मोटर के चलने पर जो गूंजने की आवाज आती है, जिसे हमें हमिंग नॉइज कहते हैं, वो बहुत कम हो जाती है। मशीन एकदम स्मूथ चलती है। तो ये तिरछा डिजाइन एक तरह से मैग्नेटिक जाम को रोकता है। अब हमें ढांचा तो समझ आ गया। बाहर एक लैमिनेटेड स्टेटर है और अंदर एक तिरछी छड़ों वाला पिंजरा। अब हम उस पल की बात करते हैं जब हम स्विच ऑन करते हैं। सबसे अहम पल। हाँ, बाहर के स्टेटर में 3 फेज की बिजली जाती है। लेकिन अगर स्टेटर अपनी जगह पर फिक्स है, उसके तार कहीं हिलडुल नहीं रहे, तो अंदर वो हलचल कैसे पैदा होती है जो भारी रोटर को हवा में ही घुमा देती है? इस हलचल को समझने के लिए हमें 3 फेज करंट के नेचर को देखना होगा। जब हम स्टेटर की वाइंडिंग्स को अंदर इस तरह से सजाते हैं कि वे एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर हो और उनमें 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो एक चमत्कार होता है। कैसा चमत्कार? वहां कोई साधारण रुका हुआ चुंबक नहीं बनता। इसके बजाय एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, यानी एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो मोटर के अंदर एक फिक्स स्पीड से लगातार गोल गोल घूम रहा है, जबकि असल में लोहे का कोई भी हिस्सा अपनी जगह से नहीं हिल रहा। ये तो बहुत ही अद्भुत है। अगर इसे हम विजुलाइज करने की कोशिश करें तो क्या ये त्योहारों पर लगने वाली उन दिवाली की लाइटों या झालर जैसा है? हाँ, बहुत हद तक। जैसे झालर में हर एक छोटा बल्ब अपनी जगह पर ही कसा होता है, लेकिन उनके जलने और बुझने की टाइमिंग इस तरह से सेट होती है कि हमें लगता है कि रोशनी की एक लकीर आगे की तरफ भाग रही है। क्या 3 फेज बिजली भी स्टेटर के कॉइल्स के अंदर इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को भागने पर मजबूर करती है? ये एकदम सही तरीका है इसे सोचने का। बस उन लाइटों की जगह आप अदृश्य चुंबकीय पोल्स की कल्पना कर सकते हैं। वे नॉर्थ और साउथ पोल्स रोटर के चारों ओर एक अदृश्य मैग्नेटिक बवंडर की तरह एक बहुत ही तेज रफ्तार से घूम रहे हैं। एक मैग्नेटिक बवंडर? और इस बवंडर की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। ये स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रिड से आने वाली बिजली की फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज, और हमने मोटर के अंदर कितने मैग्नेटिक पोल्स डिजाइन किए हैं। जितने कम पोल्स, ये बवंडर उतनी ही तेजी से घूमेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक मैग्नेटिक बवंडर है जो खाली जगह में यानी एयर गैप में पागलपन की स्पीड से घूम रहा है, और उस खाली जगह के बीच में हमारा वो गिलहरी का पिंजरा यानी रोटर चुपचाप रुका हुआ बैठा है। अब यहाँ दोनों का टकराव कैसे होता है? यहीं पर महान वैज्ञानिक फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम मंच पर आता है। फैराडे के नियम के अनुसार अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी रुके हुए कंडक्टर के आर पार गुजरता है, तो वो उस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज पैदा कर देता है। अच्छा, तो जो रोटर की छड़ें हैं वो कंडक्टर का काम कर रही हैं? बिल्कुल।
रोटर की वे मोटी एल्यूमिनियम छड़ें अपनी जगह पर है और बाहर का वो मैग्नेटिक बवंडर लगातार उन छड़ों को चीरता हुआ या कट करता हुआ भाग रहा है। और क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, पिंजरे के दोनों सिरे उस रिंग से वेल्ड किए हुए हैं, तो जो वोल्टेज पैदा होगा वो छड़ों के अंदर एक बहुत भारी करंट को जन्म देगा। एकदम सही। अब रोटर की उन छड़ों के अंदर एक भारी करंट दौड़ने लगा है। लेकिन करंट दौड़ने से रोटर घूमता क्यों है? हाँ, यही तो असली सवाल है। इसका जवाब फिजिक्स के एक और दिलचस्प नियम में है, जिसे लेंस का नियम कहते हैं। लेंस का नियम कहता है कि करंट पैदा होने वाला करंट हमेशा एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो उस कारण का विरोध करता है जिसने उसे पैदा किया। इसे थोड़ा सरल करते हैं। रोटर में करंट किस कारण से पैदा हुआ? क्योंकि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा था और रोटर रुका हुआ था, राइट? हाँ, बिल्कुल। मतलब दोनों के बीच स्पीड का एक अंतर था, जिसे शायद रिलेटिव स्पीड कहते हैं। जी हाँ, रोटर की नज़र से देखें तो ये रिलेटिव मोशन ही उसकी सारी परेशानी की जड़ है। इसी गति के अंतर की वजह से उसे बार बार मैग्नेटिक लाइनों द्वारा काटा जा रहा है और उसमें जबरदस्ती करंट थोपा जा रहा है। तो रोटर सोचता है कि अगर वो किसी तरह इस रिलेटिव मोशन को जीरो कर दे तो करंट का आना बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। और उस रिलेटिव मोशन को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका? रोटर भी उसी दिशा में भागना शुरू कर दे जिधर वो मैग्नेटिक बवंडर भाग रहा है। वो उस फील्ड का पीछा करने लगता है ताकि उसे पकड़ सके और ये काटने की प्रक्रिया बंद हो जाए। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही शानदार इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स जैसा है। मतलब वो उससे बचने के लिए उसी के पीछे भागने लगता है। हाँ, वो उस घूमते हुए फील्ड को पकड़ने के लिए पूरी ताकत से दौड़ लगाता है और इसी कोशिश में मोटर का टॉर्क या उसकी घूमने की ताकत पैदा होती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि रोटर उस मैग्नेटिक फील्ड को कभी पकड़ नहीं पाता। कभी नहीं पकड़ पाता। कभी नहीं। वो हमेशा थोड़ा सा पीछे रह जाता है और रोटर की स्पीड तथा मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के बीच का जो ये थोड़ा सा अंतर है उसे इंजीनियरिंग की भाषा में स्लिप कहा जाता है। स्लिप। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर ये एक अंतहीन दौड़ है तो क्या होगा अगर किसी दिन रोटर अचानक से अपनी स्पीड बढ़ाकर मैग्नेटिक बवंडर को पकड़ ही ले? मान लेते हैं दोनों की स्पीड एकदम बराबर हो जाए, तब क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो पूरी प्रक्रिया ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। मैं समझाती हूँ। मान लीजिए रोटर और फील्ड दोनों एक ही स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड पर साथ साथ दौड़ रहे हैं। राइट। अब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई स्पीड का अंतर नहीं है। राइट। जब अंतर नहीं होगा तो फैराडे के नियम के अनुसार रोटर की छड़ों को कोई मैग्नेटिक लाइन काटेगी नहीं। फ्लक्स का कटना बंद होते ही नया वोल्टेज जीरो हो जाएगा। वोल्टेज जीरो तो रोटर का करंट जीरो। ओहो, और बिना करंट के रोटर के अंदर का खुद का चुंबक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, जिसका सीधा मतलब है कि उसकी सारी ताकत यानी टॉर्क अचानक से खत्म हो जाएगी। और जैसे ही उसकी ताकत खत्म होगी वो भारी रोटर अपनी गति खोने लगेगा और धीमा पड़ जाएगा। हाँ, और जैसे ही वो धीमा पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड फिर से उससे आगे निकल जाएगा। रिलेटिव स्पीड वापस आ जाएगी, उसे फिर से काटा जाएगा, करंट फिर बनेगा और उसे फिर से धक्का लगेगा। ये तो सच में रोटर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच चूहे बिल्ली का एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। यही वो मास्टर स्ट्रोक है। इसी वजह से मोटर को चलने के लिए लगातार स्लिप में रहना ही पड़ता है। बिना स्लिप के कोई टॉर्क पैदा नहीं हो सकता और इसीलिए इस मोटर को एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है, जिसका मतलब ही है कि ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं चल सकती। ये चूहे बिल्ली का खेल सुनने में तो बहुत संतुलित लगता है, लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या नजर आ रही है। कैसी समस्या? जब मोटर कारखाने में बिल्कुल रुकी हुई होती है और हम अचानक से स्विच ऑन करते हैं, तब रोटर तो 0 आरपीएम पर है और अंदर का वो मैग्नेटिक बवंडर सीधे 3000 आरपीएम की स्पीड से भागना शुरू कर देता है। हाँ, बिल्कुल। इस समय तो दोनों के बीच का अंतर यानी स्लिप सबसे ज्यादा होता होगा। ये तो सिस्टम के लिए एक बहुत ही खतरनाक झटका होगा ना? आपने मशीन के सबसे नाजुक पल को पकड़ लिया है। स्टार्टिंग के समय एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा होती है। आमतौर पर जब मोटर अपनी फुल स्पीड में चल रही होती है तो उसके अंदर एक बैक ईएमएफ पैदा होता है। बैक ईएमएफ ये क्या करता है? ये बाहर से आने वाली बिजली को संतुलित करता है और उसे एक सीमा से ज्यादा अंदर नहीं आने देता। लेकिन जब मोटर रुकी होती है तो ये बैक ईएमएफ बिल्कुल 0 होता है। तो जब बचाव का कोई रास्ता नहीं है तब क्या होता है? तब मोटर ग्रिड से एक बेतहाशा करंट खींचती है, अपने सामान्य रनिंग करंट से 5 से 7 गुना तक ज्यादा। इसे इनर्श करंट कहते हैं। अगर यह भारी करंट कुछ सेकंड से ज्यादा मोटर के अंदर रह गया
तो वो पतले तारों को पिघलाकर पूरी मोटर को भस्म कर सकता है। बाप रे। तो इस करंट के सैलाब को रोकने के लिए ही कारखानों में बड़ी-बड़ी मोटरों के साथ स्टार्टर्स के बड़े-बड़े बॉक्स लगाए जाते हैं। क्या वे बस एक तरह के ब्रेक हैं? वे करंट को चोक करने का काम करते हैं। इसके लिए सबसे आम तरीका स्टार डेल्टा स्टार्टर का होता है। यह स्टार्टर मोटर को बेवकूफ बनाने का काम करता है। बेवकूफ बनाता है? कैसे? शुरुआत में ये मोटर की वायरिंग को इस तरह से स्टार कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ता है कि हर कॉइल को पूरी वोल्टेज के बजाय सिर्फ लगभग 58% वोल्टेज ही मिले। अच्छा, तो वोल्टेज कम हो गई? हाँ, और वोल्टेज कम होने से वो खतरनाक शुरुआती करंट काफी हद तक काबू में आ जाता है। और जैसे ही मोटर घूमना शुरू करती है और अपनी 80% स्पीड पकड़ लेती है, स्टार्टर हटाक से एक स्विच बदलता है और इसे डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में डाल देता है, जिससे उसे पूरी पावर मिलने लगती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। लेकिन यहाँ मैं एक बात पे पुशबैक देना चाहूंगा। बताइए। अगर ये स्क्विरल केज वाली इंडक्शन मोटर इतनी ही परफेक्ट है, इसमें कोई घिसने वाला पुर्जा नहीं है, ये सस्ती है और स्टार्टर लगाकर हम इसके करंट के सैलाब को भी रोक पा रहे हैं, तो फिर हमने शुरुआत में एक और टाइप की मोटर का जिक्र किया था, स्लिप रिंग मोटर। हाँ, स्लिप रिंग मोटर। जब स्क्विरल केज से सारा काम हो रहा है, तो उस जटिल स्लिप रिंग मोटर की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। मैं बताती हूँ। स्क्विरल केज मोटर में सब कुछ बेहतरीन है, सिवाय एक चीज के। इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। स्टार्टिंग टॉर्क मतलब शुरुआती ताकत? हाँ, रुकी हुई स्थिति से अचानक भारी वजन उठाने की ताकत इसमें कम होती है। अब कल्पना कीजिए कि एक खदान में या किसी बंदरगाह की क्रेन में एक मोटर लगी है जिस पर शुरू से ही 10 टन का वजन लदा हुआ है। तो वहां स्क्विरल केज काम नहीं करेगी? नहीं, अगर आप वहां स्क्विरल केज मोटर लगाएंगे तो वो इतना वजन लेकर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, वो बस करंट खींचकर जल जाएगी। ओह, और यहीं पर स्लिप रिंग मोटर हमारी मदद के लिए आती है। जी हाँ, स्लिप रिंग मोटर के रोटर में छड़ों का बंद पिंजरा नहीं होता। उसमें बाकायदा तार लपेटकर वाइंडिंग की जाती है और उन तारों के सिरे बाहर लाकर स्लिप रिंग्स के जरिए बाहरी दुनिया से जोड़ दिए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम बाहर से इसमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। थोड़ा रुकिए, रेजिस्टेंस तो बिजली के बहाव को रोकता है, राइट? अगर हम ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो हम रास्ते में रुकावट क्यों डाल रहे हैं? ये तो उल्टा काम लग रहा है। ये एसी सर्किट का एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास है। जब हम रोटर में भारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो वो दो काम एक साथ करता है। क्या क्या? पहला, वो स्टार्टिंग के उस खतरनाक करंट को रोक देता है और दूसरा, वो मोटर के पावर फैक्टर को इस कदर सुधार देता है कि मैग्नेटिक फील्ड का अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि करंट कम होने के बावजूद शुरुआती ताकत अचानक से अपने पीक पर पहुंच जाती है। ये तो एक तीर से दो निशाने लगाने वाली बात हो गई। भारी वजन भी उड़ गया और मोटर जली भी नहीं। बिल्कुल। और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती है, हम उस बाहरी रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम करके सर्किट से बाहर निकाल देते हैं। और जब मोटर फुल स्पीड में आ जाती है तो स्लिप रिंग मोटर भी अंदर से एक स्क्विरल केज मोटर की तरह ही बर्ताव करने लगती है। एकदम सही समझे आप। ये सब तो तब है जब चीजें डिजाइन के हिसाब से चल रही हों, लेकिन असल दुनिया के कारखाने बहुत धूल भरे, गर्म और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। मशीनों की इस दुनिया में जब चीजें गलत होती हैं तो इस मोटर को किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है? दो बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं जो अक्सर कारखानों में देखने को मिलती है। पहली है सिंगल फेजिंग। जैसा कि हमने चर्चा की, इस मोटर को चलने के लिए 3 फेज की जरूरत होती है। लेकिन कारखाने के अंदर अगर किसी फॉल्ट की वजह से ग्रिड से आने वाला एक फेज उड़ जाए या कोई एक तार टूट जाए तो सिर्फ 2 फेज बचते हैं। तो मोटर को तो रुक जाना चाहिए ना? यही तो समस्या है, मोटर रुकती नहीं है। अगर वो पहले से चल रही है तो वो बचे हुए 2 फेजों से ही अपना सारा वजन खींचने की कोशिश करती है। अच्छा, तो 3 फेज का काम 2 फेज पर आ जाता है। हाँ, जिससे मोटर उन 2 तारों से इतनी बेतहाशा बिजली खींचती है कि वो बहुत तेजी से गर्म होने लगती है। अगर ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया और रेले ने मोटर को तुरंत बंद नहीं किया तो कुछ ही मिनटों में अंदर की पूरी वाइंडिंग जलकर कोयला हो सकती है। ये तो सच में एक भयानक स्थिति है। और दूसरी बीमारी कौन सी है? मैंने सोर्स मटेरियल में एक अजीब सा शब्द पढ़ा था, क्रॉलिंग।
क्या इसमें मोटर सच में किसी कीड़े की तरह रेंगने लगती है? और उसमें 7वें हार्मोनिक का कोई जिक्र था जो मुझे इंजीनियरिंग से ज्यादा म्यूजिक क्लास का शब्द लग रहा था। ये नाम एकदम इसके काम जैसा ही है। क्रॉलिंग का मतलब ही रेंडना है और ये हार्मोनिक्स के कारण होता है। आदर्श दुनिया में जो बिजली हमारे ग्रिड से आती है वो एकदम स्मूथ लहर होती है जिसे साइन वेव कहते हैं। लेकिन कारखानों में बहुत सारे इन्वर्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं जो इस स्मूथ लहर को गंदा कर देते हैं। मतलब लहर की शेप बिगड़ जाती है। हाँ, इस गंदी लहर में कई छोटी छोटी विकृत लहरें छिप जाती हैं जिन्हें हार्मोनिक्स कहते हैं। तो इस 7वां हार्मोनिक उस लहर का एक विकृत हिस्सा है। जी, ये 7वां हार्मोनिक मोटर के अंदर एक अपनी ही अलग दुनिया बसा लेता है। ये एक ऐसा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो मुख्य फील्ड की दिशा में ही घूमता है, लेकिन उसकी स्पीड मुख्य फील्ड की स्पीड का सिर्फ 1/7वां हिस्सा होती है। ओहो। मतलब अगर मुख्य फील्ड 3000 आरपीएम पर भाग रहा है तो ये छोटा फील्ड सिर्फ 428 आरपीएम के आसपास घूम रहा होगा। बिल्कुल। और कभी-कभी भारी वजन के साथ स्टार्ट होते समय रोटर इस धीमे वाले 7वें हार्मोनिक फील्ड के चंगुल में फंस जाता है या उस पर लॉक हो जाता है। नतीजा ये होता है कि मोटर अपनी पूरी स्पीड तक पहुंचने के बजाय 400-500 आरपीएम पर ही फंसी रह जाती है, भयानक गूंजने की आवाज करती है और आगे बढ़ ही नहीं पाती। ये तो ऐसा है जैसे आप हाईवे पे गाड़ी भगाना चाहते हैं लेकिन गाड़ी पहले गियर में ही लॉक हो गई हो। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। तो इन सारी बीमारियों और कमियों का पता लगाने के लिए कारखानों में इंडक्शन मोटर्स को कुछ टेस्ट से गुजरना पड़ता होगा। क्या आप समझा सकती हैं कि वो क्या होते हैं? इंडक्शन मोटर की सेहत और उसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए दो मुख्य टेस्ट किए जाते हैं, नो लोड टेस्ट और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। नो लोड टेस्ट में हम मोटर के शाफ्ट से कुछ भी नहीं जोड़ते, उसे एकदम खाली छोड़ देते हैं और उसे पूरी वोल्टेज देकर पूरी स्पीड पर घूमने देते हैं। इसे अगर मैं अपनी कार की भाषा में कहूं तो ये ऐसा है जैसे आपने अपनी कार को न्यूट्रल गियर में स्टार्ट किया और इंजन को बस यूं ही चालू छोड़ दिया। कार कोई वजन नहीं खींच रही है, बस खुद को चालू रखने के लिए थोड़ी सी पावर पी रही है। बिल्कुल सही। इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि मोटर के लोहे वाले हिस्से में कितना घर्षण और चुंबकीय नुकसान हो रहा है, जिसे आयरन लॉस कहते हैं। इसके बाद आता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, जो इसका एकदम उल्टा है। इसमें हम मोटर के रोटर को किसी भारी क्लैंप से इस तरह जकड़ देते हैं कि वो 1 इंच भी ना हिल सके। वेट, आप जानबूझकर मोटर को ब्लॉक कर देते हैं और फिर उसमें बिजली छोड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये तो वही बात हुई जो हमने स्टार्टिंग करंट के समय डिस्कस की थी। ये तो एकदम गाड़ी के पहियों में पूरी तरह से हैंड ब्रेक लगाकर एक्सेलरेटर को जमीन तक दबाने जैसा है। क्या इससे मोटर फटेगी नहीं? अगर हम पूरी वोल्टेज दे दें तो निश्चित रूप से मोटर जल जाएगी। इसीलिए इस टेस्ट में हम बहुत ही कम वोल्टेज देते हैं, सिर्फ उतनी ही वोल्टेज जिससे सर्किट में फुल लोड के बराबर करंट बहने लगे। अच्छा, वोल्टेज कम रखते हैं। हाँ, क्योंकि रोटर हिल नहीं रहा है इसलिए कोई मैकेनिकल काम नहीं हो रहा है। सारी की सारी बिजली सिर्फ तारों के अंदर गर्मी बनकर खर्च होती है। आई सी। तो इस टेस्ट से आप ये नाप लेते हैं कि मोटर की वाइंडिंग यानी तांबे के तारों में कितना नुकसान या कॉपर लॉस हो रहा है। बिल्कुल। और इन दोनों टेस्ट का डेटा मिलाकर इंजीनियर ये तय कर पाते हैं कि एक विशेष मोटर कितनी कुशल या एफिशिएंट है और वो किस काम के लिए सबसे उपयुक्त है। इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आखिर क्यों ये मशीन हमारे आधुनिक समाज को चला रही है। बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के हवा के खाली गैप में से इतनी भारी ऊर्जा को ट्रांसफर करना, स्लिप के जरिए एक अंतहीन मैग्नेटिक दौड़ को जन्म देना और अपने ही पैदा किए हुए भंवरों से लड़कर ताकत पैदा करना, ये सच में इंजीनियरिंग की दुनिया का एक अनमोल हीरा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यह एक मास्टरपीस डिजाइन है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिसे मैं श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूँ। वो क्या? हमने अब तक देखा कि इंडक्शन मोटर गोल होती है, उसका रोटर गोल है और मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घूमता है। जरा सोचिए, अगर हम इस पूरी गोल मोटर को बीच से काट दें और उसे जमीन पर एक लंबी पटरी की तरह एकदम सीधा फैला दें तो क्या होगा? तो वो गोल नहीं घूमेगी। राइट। तब वो 3-फेज सप्लाई जो अदृश्य मैग्नेटिक बवंडर बना रही थी, वो गोल घूमने के बजाय उस लंबी पटरी पर एक सीधी रेखा में आगे की तरफ भागेगी। इसे इंजीनियरिंग में लीनियर इंडक्शन मोटर कहा जाता है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये। और यही वो विस्मयकारी तकनीक है जो दुनिया की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेनों को बिना पहियों के पटरियों से कुछ इंच ऊपर हवा में उठाती है और हवाई जहाज की रफ्तार से दौड़ाती है। उस गोल घूमने वाले पिंजरे के सीधे और खुले रूप की कल्पना कीजिए, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
कि विज्ञान का ये एक सिद्धांत हमें और कहां-कहां ले जा सकता है। बिल्कुल, विज्ञान की यही तो खूबसूरती है। तो इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। इतनी गहराई से इसे समझने में मजा आ गया।